तो अब हम देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ टू SHMs। सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, है ना। तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ, है ना। सुपरपोजिशन का मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको दो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है ना। तो वो किस तरह से मोशन करेगा, उसका पाथ कैसा होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या उसका मोशन SHM होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है ना। फॉर एग्जांपल अगर देखें यहाँ पर, तो मैंने दो स्प्रिंग मास सिस्टम बना रखा है यहाँ पर, है ना। तो एक वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है और एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब दोनों SHM कर रहे हैं, हो सकता है कि इस पोजीशन पर दोनों जो है यहाँ पर टकरा जाएं। टकरा करके अगर दोनों स्टिक कर गए तो इनका मोशन कैसा होगा, क्या स्ट्रेट लाइन होगा, क्या सर्किल होगा, है ना, या एलिप्स होगा, या पैराबोला होगा, कैसा पाथ होगा, कुछ भी पॉसिबल है ना। वही चीज़ें हमें इसमें सुपरपोजिशन में देखनी है। अब यहाँ पर हम दो पार्टिकल को स्टिक करने की बात इसलिए कर रहे हैं कि एक पार्टिकल अपना SHM कर रहा है, दूसरा अपना SHM कर रहा है। जब दोनों स्टिक कर जाएंगे तब ये दोनों मोशन, दोनों स्प्रिंग का मोशन है, ये एक साथ में करेंगे, है ना। तो वैसा ही कुछ अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जब एक ही ऑब्जेक्ट दो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक साथ करेगा तो उसका मोशन कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने फिगर में बनाया है, यहाँ दो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन दिख रहे हैं, है ना। पहले हम क्या करेंगे, पहले दो पैरेलल सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपरपोजिशन कराते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ टू पैरेलल simple harmonic motions having equal frequency। तो हमने ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशंस लिए हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जैसे एक ब्लॉक ये हो गया जो अपना SHM कर रहा होगा, और बिल्कुल इसके पैरेलल ही एक दूसरा ब्लॉक होगा, ये भी SHM कर रहा होगा, है ना। अब इनके मोशन में हो सकता है कुछ फेज डिफरेंस हो, दोनों टकरा गए तो टकराने के बाद इनका मोशन कैसा होगा। तो अगर फेज डिफरेंस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों का SHM का इक्वेशन लिखते हैं। एक का इक्वेशन लिखेंगे A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखेंगे A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई इसलिए क्योंकि पहला सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरे में कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है ना, इसलिए हमने ये फेज डिफरेंस फाई ले लिया, ठीक। अब अगर ये कंबाइन होकर के चलते हैं, करने का मतलब अगर दोनों स्टिक कर गए तो दोनों पार्टिकल ये कंबाइन मोशन करेंगे, यानी दोनों SHM साथ में चलना है उनको। तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, है ना। तो x का मतलब हुआ A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन है। तो इसमें जो हम देख सकते हैं
कि ये जो दोनों इक्वेशन है इनको हम लोग दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक से, है ना, इसको साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले से इसको तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे और फिर इसको रीअरेंज करके हम लोग इस फॉर्म में ला सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। ऐसा कुछ इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाया जा सकता है ना। ये भी जो रिजल्टेंट है वो देखने में सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा, है ना, लग रहा है। तो अब इसमें हमें दो अननोन वैल्यू दिख रहे हैं। कौन से? एक तो a है और दूसरा है डेल्टा। बाकी जो ओमेगा है, ओमेगा तो पहले भी हमें यहाँ पर दिया गया है, वही ओमेगा है। तो यहाँ पर दो नए क्वांटिटी हैं, एम्पलीट्यूड a और फेज जो है इनिशियल फेज डेल्टा। तो ये दो वैल्यू हमें फाइंड करने होते हैं। फाइंड करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो है ट्रिग्नोमेट्री वाला, जो कि काफ़ी लेंदी होता है, तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम एक नया तरीका सीखेंगे जिसको फेजर डायग्राम मेथड कहा जाता है। फेजर डायग्राम मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि एम्पलीट्यूड्स are treated as vectors and the angle between the angle between these vectors is equal to the phase difference between their corresponding simple harmonic motions। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर मानते हैं और उन वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना लेते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसएचएम का जो इक्वेशन होता है या एसएचएम जो होता है उनके फेज डिफरेंस के इक्वल। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर है ये एक एम्पलीट्यूड है और दूसरा एम्पलीट्यूड ये है। ठीक है, तो अगर a1 को एक वेक्टर मान लिया जाए और साथ में a2 को भी एक वेक्टर मान लिया जाए, है ना, तो a1 और a2 के बीच का एंगल कितना होगा, हम इनका फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो देखेंगे इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाई, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, फाई। तो कह सकते हैं a1 और a2 के बीच का एंगल भी फाई आएगा, है ना। तो यहाँ पर a1 और a2 के बीच का एंगल ये हम लोग फाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जोड़ा गया है, उनको ऐड किया गया है। इन दोनों के एडिशन से ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होए वो आना चाहिए। ठीक है, तो दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका हम लोग जानते हैं। वो तरीका ये है कि ये वेक्टर a1 हो गया, इसके हेड से टेल मिलाएंगे दूसरे वेक्टर a2 को, है ना, ये दूसरा वेक्टर हो गया। और फिर इनका जो हेड है और टेल है, इनके हेड और टेल को मिला देते हैं, है ना। ये फ्री टेल हो गया और ये फ्री हेड हो गया, तो इनको हम लोग मिला देते हैं ऐसे। ये हो गया अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि ये जो एंगल है ये हो गया कितना, फाई, है ना, और ये एंगल जो होगा ये डेल्टा होगा। वो इसलिए क्योंकि वेक्टर A1 और वेक्टर A के बीच का एंगल इनके करस्पॉन्डिंग एसएचएम के फेज डिफरेंस के इक्वल होगा, है ना। तो हमें चूंकि A1 और A के बीच का एंगल देखना है, तो यहाँ देखते हैं ये हो गया A1 और ये हो गया A, ठीक है। तो इन दोनों के फेज डिफरेंस देखेंगे तो इनका एंगल पता चल जाएगा। तो इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा आएगा, इसलिए कह सकते हैं कि A1 और इस A के बीच का एंगल डेल्टा के इक्वल आ गया, ठीक है। तो A1 और A के बीच का एंगल हो गया डेल्टा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग वेक्टर एडिशन रूल से जानते हैं कि जो A का जो वैल्यू होगा कोसाइन रूल से, वो होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाई का रूट, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल जाएगा, ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक। और एक हो गया डेल्टा। तो डेल्टा निकालने का तरीका ये है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है A2 वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे। इधर आएगा A2 साइन फाई और इधर आएगा A2 कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, देखेंगे यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अपने पास। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan डेल्टा का अगर वैल्यू निकालना हो, है ना, tan डेल्टा का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, ये हो गया हाइट A2 साइन फाई डिवाइडेड बाई जो बेस है ये A1 प्लस A2 कॉस फाई, A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो इस तरह से इस जो नया एक्सप्रेशन था इसमें दो क्वांटिटी अननोन थे, एक तो एम्पलीट्यूड A और एक फेज इनिशियल डेल्टा, वो दोनों निकल गए। डेल्टा इस एक्सप्रेशन से आ गया, है ना, और एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ से आ गया। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हम लोग याद रखेंगे। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो आया अपना A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो देखने में SHM जैसा है, इसलिए जो रिजल्टेड मोशन होगा वो SHM ही होगा। रिजल्टेंट मोशन will be simple harmonic motion on straight path, ठीक है। तो पाथ जो होगा वो भी स्ट्रेट होगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो अब हम ऐसे दो पैरेलल सिंपल हार्मोनिक मोशंस का सुपरपोजिशन देखेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है ना। तो सुपरपोजिशन of two parallel simple harmonic motions having different frequencies. तो इसमें हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट SHM लेते हैं। एक है x1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा 1 इंटू टी, ठीक है।
और जो दूसरा इक्वेशन है ये है a2 साइन ओमेगा 2 इंटू टी। अब इसमें हम लोग फेज एक ऐड कर सकते हैं, इनिशियल फेज फाई, और नहीं भी ऐड कर सकते हैं ना। दोनों केस में हम चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन हमने लिया और इससे जो रिजल्टेंट मोशन आएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो अगर हमें यहाँ से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो x1 का वैल्यू रखेंगे a1 साइन ओमेगा 1t प्लस a2 साइन ओमेगा 2t। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन है इन दोनों को ऐड करके जो है हम लोग इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, चाहे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें या फेजर डायग्राम मेथड यूज करें, ये जो है ये x को इस तरीके से नहीं लिख सकते, है ना। तो x इज नॉट इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसका मतलब इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो फिर ये मोशन जो है रिजल्टेंट मोशन वो SHM नहीं होगा। सो मोशन विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, अब देखेंगे हम लोग थर्ड केस जिसमें कि दो परपेंडिकुलर SHM का सुपरपोजिशन कराएंगे ना। तो जैसा कि हमने पहले फिगर बनाया था वैसा ही फिगर बनाते हैं। एक ब्लॉक तो ये हो गया जो कि अपने वर्टिकल पाथ पर SHM करेगा, और दूसरा स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो ये हो गया, ये भी अपने पाथ पर SHM करेगा, है ना। तो हमें क्या देखना है, सुपरपोजिशन ऑफ टू perpendicular simple harmonic motions having equal frequencies, है ना। तो जो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, इनका इक्वेशन लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, है ना। सपोज ये जो SHM है इसका इक्वेशन ये हो गया, और जो दूसरा वाला जो वर्टिकल मोशन कर रहा है उसका चूंकि y डायरेक्शन में है तो उसका y के टर्म में लिखेंगे y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो गया। अब हमें इनका सुपरपोजिशन कराना है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट मोशन आएगा वो डिपेंड करता है इस फेज डिफरेंस फाई पर, है ना। तो फाई के डिफरेंट वैल्यूज हम लेकर के चेक करेंगे। तो इसमें पहला केस लेते हैं व्हेन फेज डिफरेंस इज 0। तो उस केस में ये जो कंपोनेंट इक्वेशंस हैं, है ना, उन वो कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से। x वाला तो ऐसे ही रह जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, और y वाला हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी, ये हो गया। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ट्राजेक्टरी इक्वेशन निकालते हैं, यानी पाथ का इक्वेशन।
ट्रेजेक्टरी इक्वेशन और पाथ इक्वेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना होगा, है ना। तो ये निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें से t को दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 को हम लोग 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू a2 बाई a1, है ना। इसका मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू a2 बाई a1 इंटू एक्स। तो ये देख सकते हैं कि जो पाथ इक्वेशन आया एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, जैसा होता है y इज इक्वल टू mx, उस टाइप का इक्वेशन आया। यानी इस केस में अगर एक ही पार्ट के लिए दोनों मोशन कर रहा हो तो उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट पाथ होगा। तो हम लोग एक ऐसा करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो सपोज ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा इसमें दिख रहा है कि हमें स्लोप जो है, स्लोप पॉजिटिव है स्ट्रेट लाइन का। तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, है ना, जिसमें से इसका x इज इक्वल टू प्लस a यहाँ पर है, और ये कहेंगे x इज इक्वल टू प्लस a नहीं, x इज इक्वल टू a1 है, और ये है x इज इक्वल टू माइनस a1, ठीक। अच्छा, ऊपर वाला जो वैल्यू है ये है y इज इक्वल टू a2, ये a2 होगा, और नीचे वाला जो वैल्यू है वो होगा माइनस a2, ये है माइनस a2, ठीक है। तो ये जो मोशन होगा ये कैसा होगा, तो रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर देखें, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ उसका हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं। पाथ तो पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, है ना। तो अपना देखते हैं, ये x है और ये y है ना। तो ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, वेयर a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखने में तो SHM लग रहा है ना। इसका मतलब ये होगा कि जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक ही होगा, बस उसका एम्पलीट्यूड अब चेंज हो गया है। तो एम्पलीट्यूड हम देख भी सकते हैं, यहाँ से ये मीन पोजीशन बनेगा, और ये जो पॉइंट है ये कहा जा सकता है कि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, और इधर पीछे जो है ये निगेटिव एक्सट्रीम होगा। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ से ये हो गया a, और फिर ये भी हो जाएगा a, है ना। तो इस तरह से ये जो पार्टिकल है वो SHM करेगा, या यूं कहें कि अगर ये दोनों स्टिक कर गए तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, है ना। तो इसमें सेकेंड केस देखेंगे परपेंडिकुलर SHM में ही, व्हेन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई।
तो उस केस में ये जो इक्वेशन है, x वाला इक्वेशन हो जाएगा a साइन ओमेगा टी और y वाला इक्वेशन हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा माइनस a2 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो y वाला इक्वेशन चेंज हो गया थोड़ा। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालेंगे, पाथ इक्वेशन। सो पाथ इक्वेशन इज इक्वल टू, इसमें हम लोग y बाई x करते हैं। सपोज ये अपना पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, तो यहाँ भी सेकेंड वाले इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो y बाई एक्स आ जाएगा माइनस a2 बाई a1। इसका मतलब जो इक्वेशन आया फिर से स्ट्रेट लाइन आया है, माइनस a2 बाई a1 इंटू एक्स। तो ये भी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स जैसा आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी ग्राफ बनाते हैं, इसका पाथ देखते हैं कैसा होगा। तो सपोज ये जो है x और y एक्सिस हो गए, तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन उसका जो स्लोप है वो निगेटिव है। देख सकते हैं ये जो x डायरेक्शन वाला एम्पलीट्यूड है ये है a1 और इधर वाला होगा माइनस a1, ऊपर ये हो जाएगा प्लस a2 और नीचे वाला हो जाएगा माइनस a2। तो ये पाथ हो गया, है ना। अब इसमें देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा हमें निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट से। तो ये आएगा, अगर हम लोग ये इक्वेशन और ये दोनों देखें तो ये आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट इंटू साइन ओमेगा टी, ये होगा s। तो देखने में ये जो इक्वेशन है ये भी SHM जैसा लग रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, वेयर a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक। तो अब ये जो पार्टिकल है ये भी कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेगा, है ना। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा, कोई एक पॉजिटिव एक्सट्रीम बनेगा, इनमें से एक नेगेटिव बनेगा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों एम्पलीट्यूड ये a हो गया और ये भी a हो जाएगा, जिसमें से a का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक होगा और पाथ जो है वो स्ट्रेट पाथ होगा। तो उसी तरह से अभी जो हमने पीछे देखा था उसमें देख सकते हैं कि ये जो मोशन था जब फेज डिफरेंस हमने लिया था 0, इसमें भी मोशन जो था वो SHM ही था। तो इसमें भी लिखा जा सकता है मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फेज डिफरेंस 0 हो तब भी SHM होगा और फेज डिफरेंस जब पाई हो तब भी SHM होगा। तो परपेंडिकुलर SHM में थर्ड केस देखेंगे कि अगर फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हो
तो क्या होगा, व्हेन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू π/2। तो इस केस में जो कंपोनेंट SHM के इक्वेशन है उनको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और जो दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो जो सेकेंड इक्वेशन है ये थोड़ा अब चेंज हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है A2 cos ओमेगा टी, है ना। तो जो इक्वेशन है ये फाइनली कुछ इस तरह से बन गए। फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये और सेकेंड इक्वेशन हो गया ये। तो इनमें से हमें अब क्या करना है, पहले पाथ इक्वेशन निकालेंगे। तो पाथ इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y में रिलेशन निकालना है। तो t वाला जो फैक्टर है इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होता है। साइन ओमेगा टी का वैल्यू रखेंगे x/A1 होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू हो जाएगा y/A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो देखने से लग रहा है कि ये एक एलिप्स का इक्वेशन है। तो कहा जा सकता है सो पाथ विल बी इलिप्टिकल, है ना। तो इलिप्टिकल जो भी पाथ होगा उसका हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। सपोज ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो इसमें इलिप्टिकल ग्राफ जो बनाया जाएगा ऐसे, है ना। तो ये हो गया इलिप्टिकल ग्राफ, जिसमें से जो मेजर एक्सिस है वो होगा A1 और जो माइनर एक्सिस है ये होगा A2, है ना। तो इसमें देख सकते हैं कि चूंकि इसमें पार्टिकल का जो पाथ होगा इलिप्टिकल है, यानी हर जगह पर ये कर्व पाथ है। तो कर्व पाथ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है हमेशा चेंज होती रहती है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स हमेशा लगेगा। अगर हमेशा फोर्स लगेगा तो इस मोशन में कहीं भी मीन पोजीशन नहीं आएगा, है ना। दिस मोशन विल नॉट हैव एनी मीन पोजीशन, है ना। कोई मीन पोजीशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस पाथ पर कहीं भी फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता है। फोर्स जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कर्व पाथ है और कर्व पाथ पर कम से कम वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता ही है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर कहीं भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो मीन पोजीशन भी नहीं होगा। और अगर मीन पोजीशन नहीं है तो ये कहा जा सकता है कि ये जो मोशन है ये SHM नहीं हो सकता और ऑसिलेटरी भी नहीं हो सकता। सो द मोशन will not be simple harmonic motion or oscillatory motion, but it will be periodic, है ना, ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर इस मोशन में ऐसा हो कि दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाए, है ना, ये जो हमने इक्वेशन लिया है A1 और A2,
ये दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाए तो ये जो पाथ का इक्वेशन है एलिप्टिकल, ये सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, जो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो पाथ है ये बन जाएगा सर्किल, है ना। तो कहा जा सकता है कि पाथ विल बी सर्कुलर, है ना। अच्छा, इसमें भी अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो सर्किल है उसका रेडियस आएगा a, है ना। ये हो गया y एक्सिस और ये x एक्सिस। चूंकि इसमें दोनों SHM का ओमेगा फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, इसका मतलब है कि एक रिवॉल्यूशन में ये टाइम हमेशा इक्वल लेंगे और इसलिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। सो मोशन विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगेन, चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो पीरियडिक होता है, ऑसिलेटरी नहीं होता, SHM नहीं होता, तो ये मोशन जो है वो ऑसिलेटरी नहीं होगा, SHM नहीं होगा, सिर्फ पीरियडिक होगा। तो एक एग्जांपल करेंगे सुपरपोजिशन पर बेस्ड। सपोज हमें 3 इक्वेशन दिए गए, है ना। सुपरपोजिशन ऑफ 3 पैरेलल सिंपल हार्मोनिक मोशंस, जिसमें से तीनों SHM का जो इक्वेशन है, एक है A साइन ओमेगा टी, जो सेकेंड इक्वेशन है वो है A साइन ओमेगा टी प्लस π/4, और जो थर्ड इक्वेशन है उसका इक्वेशन है A साइन ओमेगा टी प्लस π/2। So we have to find the equation of resultant SHM, है ना। तो चूंकि तीनों में फ्रीक्वेंसी तो इक्वल है, इसलिए रिजल्टेंट मोशन SHM ही होगा। तो हमें मेन इसमें निकालना होगा, एक तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और दूसरा रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन, ना। तो ऐसा करते हैं, इसमें 3 वेक्टर हमारे पास है। एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है A और एक थर्ड वेक्टर है। क्योंकि तीनों इक्वेशन में एम्पलीट्यूड तो इक्वल है ना। तो पहले वाले में और दूसरे वाले में फेज डिफरेंस है π/4, यानी पहले और दूसरे के बीच का जो एंगल होगा वो भी π/4 होगा, ठीक। अच्छा, पहले और थर्ड वाले में जो फेज डिफरेंस है π/2 है, तो थर्ड और फर्स्ट में जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये 3 एम्पलीट्यूड वेक्टर्स है, हमें इन तीनों को वेक्टर एडिशन से ऐड करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एक तो फर्स्ट वाला ये हो गया, ये हो गया सेकेंड, और जो थर्ड वाला है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, ऐसे। तो जैसा कि हम लोग वेक्टर एडिशन से करते हैं, फ्री टेल और फ्री हेड को ज्वाइन कर देते हैं। तो फ्री टेल और फ्री हेड को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, है ना। उसमें से
ये एंगल जो है अपना 45 डिग्री होगा, यानी π/4। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो a है इसका कंपोनेंट इधर आएगा a sin 45, मतलब a/√2। उसी तरह से इसका नीचे वाला जो साइड है ये कंपोनेंट आएगा a cos 45, जो कि ये भी a/√2 के इक्वल होगा, है ना। तो अब जो है ये जो हाइपोटेनस है उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो बेस है इस ट्रायंगल का, बड़े से राइट एंगल ट्रायंगल का, यह आएगा a + a/√2। उसी तरह से ये वाला जो हाइट है ये आएगा a + a/√2। तो ये दोनों साइड हमें पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेनस है उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कितना, √2 टाइम्स इंटू √2 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द साइड, यानी कि ये वाला साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे a + a/√2। तो ये आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फाइनल वैल्यू है वो हो जाएगा √2 इंटू a + a/√2, यानी कि अगर a कॉमन ले लें तो √2 + 1 आएगा। अच्छा, और ये जो एंगल है ये है अपना डेल्टा, और अगर देखा जाए तो ये भी 45 डिग्री आएगा, है ना, क्योंकि इस ट्रायंगल में दोनों साइड जो है, वर्टिकल साइड और हॉरिजॉन्टल साइड, दोनों इक्वल लेंथ के हैं, है ना। तो डेल्टा का वैल्यू जो है यहाँ से 45 डिग्री आया। सो द इक्वेशन इज ऑफ resultant motion is x = a sin ωt plus डेल्टा। a का जो वैल्यू आया है √2 + 1 इंटू a इंटू साइन ωt प्लस डेल्टा का वैल्यू π/4 आ गया। तो ये रिजल्टेंट SHM का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करेंगे। इसमें दो परपेंडिकुलर SHM दिए गए हैं ना, सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इसमें दोनों SHM का इक्वेशन दिया गया है। एक है x = sin πt और दूसरा इक्वेशन है y = 2 cos 2πt, है ना। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। तो अगर दोनों का सुपरपोजिशन कराया जाए तो पाथ इक्वेशन कैसा होगा। तो पाथ इक्वेशन का मतलब हुआ कि हमें x और y में रिलेशन निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टाइम t को एलिमिनेट करना है। टाइम t यहाँ भी है और टाइम t यहाँ भी है। तो अगर y डायरेक्शन वाला इक्वेशन लिखें 2 cos 2πt, तो इसको लिखा जा सकता है 2 × 1 - 2 sin स्क्वायर πt, है ना। इस तरह से cos 2πt को लिखा जा सकता है। तो 2 1 - 2 इंटू यहाँ से sin πt का जो हम लोग वैल्यू रखेंगे वो यहाँ से ऊपर वाले इक्वेशन में से x रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x²।
यानी कि y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x², है ना। तो ये जो है फाइनल इक्वेशन अपना आ गया, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x²। ये देखने में पैराबोला लग रहा है ना। तो ये जो पाथ इक्वेशन है ये पैराबोलिक हो गया।